तो जिसकी सबसे ज्यादा खेती होगी ना, हाँ जी, हाँ जी, उसकी 10 खेत होंगे। अब आप उसको 10 नाली बोलो या 5 नाली बोलो, बहुत ज्यादा खेती नहीं है। जी जी जी। उस समय हम सब लोगों के दिमाग में एक प्रेम था, कुछ लोगों के भी और ज़्यादातर में, कि यार नौकरी नहीं करनी है, अपने रोजगार की तरफ जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे, तो वो दिमाग में रहा। लेकिन ऐसी कुछ स्थितियाँ बनी नहीं। 20,000 15-20,000 के करीब एक बच्चे का खर्चा आता है, बिल्कुल वो उनके अकाउंट में डाल देते हैं। अब वो पैसा उनके अकाउंट में चला गया, वो निश्चित हो गए पूरे साल भर के लिए। वो पढ़ने के इंटरव्यू पहले तो जरूरत है साल भर में 2 जोड़ी कपड़ों की, तो हर चीज में परिवर्तन करेगा, जगह भी छोड़ देगा। आज गुजरात है, महाराष्ट्र है, बड़े बड़े वो है, उनकी संस्कृति और उनके वो पूरी तरीके से उभर रहे, आधुनिकता का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने लेखन से लेकर के और लेखन को इम्प्लीमेंट करने तक का काम किया है। वो एक घुमकड़ी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और ना जाने क्या क्या और भी हैं, जिसको मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। ऐसी शख्सियत डॉक्टर अरुण कुकसाल हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत लंबे समय से मैंने अपेक्षा पाली थी और एक निवेदन भी किया था आपसे कि जब भी आप श्रीनगर से देहरादून आए तो एक बार अपना आशीर्वाद हमारे स्टूडियो को दें। चलिए, आज सहयोग मिला आपसे बातचीत करने का, ही मेरा और बिल्कुल ये मेरा सौभाग्य इस बात में है कि मैं तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य कि मैं आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। बातचीत कहाँ से शुरू करें, आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूँ? आपसे बातचीत है तो आप ही, आपने बुलाया है आप। जी 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 बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये शुरुआत कैसे हुई कि डॉक्टर अरुण कुकसाल जब लखनऊ में थे और उसके बाद वहाँ लड़ाई उत्तराखंड की, और उसके बाद उत्तराखंड आए तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके, नौकरी छोड़ छाड़ करके फिर राज्य के लिए समर्पित हो गए। देखिए पंचोली जी, जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा मैं कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं जैसा आपने कहा कि ये यायावर, घुमक्कड़, लेखक, पत्रकार कुछ नहीं, और एक सामान्य व्यक्ति हूँ और सामान्य तरीके से अपने को जीवन निर्वाह कर रहा हूँ और जीवन को जी रहा हूँ एक सामान्य तरीके से। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत असामान्य में किया है या कर रहा हूँ। जैसे और लोग करते हैं वैसे ही मैं भी एक सामान्य जिंदगी जी रहा हूँ। और आपने कहा कि लखनऊ में या तमाम जगह पर तो नौकरियाँ की एक सामाजिक सरोकारों से शुरुआत से ही रहे, तो कहीं ना कहीं आदमी का जो परिवेश है, क्योंकि गांव से निकले, पिताजी नौकरी में थे, जगह जगह लोगों से मिलना हुआ, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर दूसरे तीसरे साल पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता था। अच्छा। और वो उनको अलग अलग उत्तराखंड में ही, गढ़वाल कुमाऊं में ही अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आजकल एक ट्रांसफ़र बहुत बड़ा, इतनी सुविधाओं के बावजूद भी किसी का स्थानांतरण होना बड़ा मुद्दा होता है, आदमी एडजस्ट नहीं करना। वो उस समय के लोग होते थे, स्वाभाविक प्रक्रिया में हम लोग, तो हमारे लिए फिर जब ट्रांसफ़र होता था तो फिर नई जगह जाना होता था, नए स्कूल में पढ़ते थे और नए दोस्तों से मिलना, नई जगह को देखना। तो इस तरीके से एक विभिन्नताओं का समाज मेरे को मिला, जिनसे एक विभिन्नताओं से भरा हुआ समाज, मित्र, दोस्त तो हुआ। तो उसका एक फायदा ये हुआ कि थोड़ा देखने के प्रति एक दृष्टि व्यापक हुई, मतलब लोगों को, क्योंकि जब हम एक ही स्थल पे रहते हैं, एक ही उसमें रहते हैं, तो हमारी सोच शायद दूसरे समाज कैसा होगा, क्या होगा, तो हमको जो बताया जाता है हम लगभग वैसा ही सुनते हैं कि जौनसार के लोग ऐसे हैं, कुमाऊं के लोग ऐसे हैं, पिथौरागढ़ के ऐसे हैं। लेकिन जब आप खुद वहाँ पे रहते हैं तो फिर आपकी वो सोच में बड़ा अंतर आता है। तो वो व्यापकता, मुझे सोचता है कि व्यापकता आई। अच्छा, मैं कुछ अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाता हूँ देश भर में, और उत्तराखंड के तो लगभग सारे विश्वविद्यालयों में गया हूँ। जब मैनेजमेंट और उद्यमिता की बात आती है तो डॉक्टर अरुण कुकसाल का डॉक्यूमेंट वहाँ दिखता है। हाँ जी, हाँ। कैसा आपने, क्योंकि पहाड़ में तो जिसकी सबसे ज्यादा खेती होगी ना, हाँ जी, उसकी 10 खेत होंगे। अब आप उसको 10 नाली बोलो या 5 नाली बोलो, बहुत ज्यादा खेती नहीं है। पहाड़ में शिल्पकला का काम करेगा तो एक आदमी करेगा तो उसका बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल। चाहे वो किसी भी प्रकार का आर्ट हो, किसी प्रकार, लेकिन आपने उसको जिस तरह से उद्यमिता के साथ उसको दिखाया कि ये कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाए, ये पॉसिबल है। देखिए,
एक चीज है कि हमारी जो पीढ़ी है, जो 60 से ऊपर तक की पीढ़ी है लगभग, उसमें सारा कुछ है जो 70 के दशक में किशोर अवस्था में थे जी। पिछली शताब्दी का जो 70 का दशक था, वो उस दशक के हम किशोर अवस्था में 16-17 साल की उम्र में थे, 15 से 20 साल की उम्र तक के हम लोग थे। पूरे देश के ही परिप्रेक्ष्य में देखो, चाहे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, ये जो 70 की पीढ़ी थी, वो पीढ़ी एक नव जागृति की पीढ़ी थी जी। क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो पिछले जो 20 साल थे, मतलब 47 से 57 उसमें तो एक कि देश आजाद हो गया। लेकिन 70 के दशक में आम आदमी का बेरोजगारी से, तमाम चीजों से, रोजगार से, बहुत सारे चीजें थे वाकया बढ़ना। इसका उदाहरण मैं ये देखता हूँ कि उस समय पहले की जो फिल्में हुआ करती थी, वो एक रोमांटिक और उस तरीके की सुखद या गमगीन मनोरंजन। लेकिन 70 के दशक में एक आक्रोश आया अमिताभ बच्चन के रूप में, हाँ, एक ये नहीं, तो वो आक्रोश आम युवा के में भी रहा, अपने समाज को जानने के लिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको आज के उत्तराखंड को समझना है, तो आप पिछली शताब्दी के 70 के दशक को जरूर समझें। अच्छा, या जो बुजुर्ग या जो लोग सयानेपन के नेतृत्व में, वो 70 के दशक के लोग हैं। और उस समय आप देखिए फॉरेस्ट मूवमेंट हुआ, सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी 1973 में, चिपको मूवमेंट आपका 74 में 26 मार्च 74 से शुरू हुआ। उसके बाद शराब के विरोध जो आंदोलन हुए 70 के दशक में भी, ये तमाम चीजों की जो एक जन तो उस समय जो लड़का, उस समय बल्कि हम लोगों ने एक नारा भी दिया था कि पढ़ाई के साथ लड़ाई भी, सामाजिक लड़ाई। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ तो रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जब आंदोलन हुआ तो उसने एक नव जागृति तो दी, बिल्कुल। तो उस जागृति का परिणाम जो है चिपको या फॉरेस्ट मूवमेंट के रूप में आया। उसके बाद शराब का जहां बोलबाला हुआ, तो उसके विरोध में आना जो आंदोलन आपको 83 में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन। तो उस समय हम सब लोगों के दिमाग में एक फ्रेम था, कुछ लोगों के भी और ज्यादातर, कि यार नौकरी नहीं करनी, अपने रोजगार की तरफ जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे, तो वो दिमाग में रहा। लेकिन ऐसी कुछ स्थितियां बनी नहीं, बहुत सारे कारण हैं उसके। और ये था कि मैं संयोग से पहले शोधार्थी रहा गिरि विकास अध्ययन संस्थान में। उसमें हमारे 8 मित्र थे, जिसमें प्रदीप टमटा जी जो भूतपूर्व सांसद रहे, चंद्रशेखर तिवारी जी जो जोन लाइब्रेरी में है दीवान, बहुत सारे हमारे 8 मित्र थे। हमने 6 महीने पूरे उत्तराखंड में घूमे। और ताजुब करेंगे कि जिस तरीके से अस्कोट आराकोट यात्रा होती है, लगभग वैसी यात्रा हमने एक शोधार्थी के रूप में की, बिना पैसे और बिना संसाधनों के। करीब 76 गांव में हम गए और 2500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल की यात्रा थी। केवल मकसद केवल एक ही था कि हम पहाड़ में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन पहाड़ को समझना था। तो उस समझने के लिए वो जो 6 महीने का हमारा जो वो था वो बहुत कम। तो नौकरी छोड़ दी फिर? नौकरी मतलब छोड़ने जैसा भी नहीं रहा, लेकिन नौकरी के साथ साथ इधर सामाजिक जो जुड़ाव है वो बराबर रहा। पर आप इतने प्रभावित हुए कि नौकरी छोड़नी पड़ी? नहीं, वो तो बहुत बाद की बात है। अच्छा। 2016 की जी। मुझे लगता था, जैसे आपने बचपन में कभी कभी क्या होता है कि आप जो चीज सोच लेते हैं अपनी युवावस्था में, वो में नहीं कर पाते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में नहीं कर पाते हैं, जीवन की कुछ ऐसी। लेकिन जब आप ऐसी जगह चले जाते हैं, जब आपको लगता है कि जो कुछ भी मुझे मिलना था वो मिल गया, अब मैं अपने सपने के लिए जो मैंने बचपन में सोया था वहां के लिए। तो 2016 में जहां मेरा रिटायरमेंट 4-5 साल बाद में था, तो मैंने सोचा कि ये एक सही समय है कि मैं जो चीज मैंने शौक या जो कह सकते हैं जो चीजें, उसको मैं आप करूं, और नौकरी के साथ नहीं कर सकता। अच्छा। तो अब फिर एक चीज और रहा कि जो जिन जगह पे मैंने नौकरियां की, जिस तरीके से मैं पिताजी के मैंने ट्रांसफर के कारण मेरे स्कूल बदलते रहते थे, उसी तरीके से मैंने एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नौकरियों में भी आई। मैं पहले शोधार्थी रहा, फिर एक ट्रेनर रहा, फिर मैं SCRT में किताबों के उसमें आ गया, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गया। उससे पहले कई प्रोजेक्ट्स में काम किए। तो वो फितरत बदलती रहती, लगता था कि बहुत हो गया, अब चलो दूसरा जॉब करो। उसी तरह जैसे स्कूल बदली वैसे आप, बिल्कुल उसमें कोई देखा नहीं कि मेरा फायदा क्या, वैसे फिलोसफी हो गए, मेरे इंक्रीमेंट, मेरे को शायद वो
बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किए। ऐसा नहीं है कि उसका वो असर नहीं रहा, लेकिन वो ज़्यादा सोचा नहीं, किसी एक चीज़ में बंध कर रहना जो है वो नहीं सोचा। तो उसी का परिणाम हुआ कि क्योंकि गांव तो पहले से भी गांव में ही थे, मैं कोई गांव, हम लोग गांव से बाहर कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि ईश्वर की दया से कुछ हमारे वो है कि गांव में जो घर वो है खेती बनवाना वो बराबर रही और जुड़ाव भी रहा। लेकिन गांव की तरह के एक तो होता है गांव में जाना और एक होता है कि गांव में ही रहकर रहना, दोनों में अंतर है। तो आपका सपना मतलब चानी टीनेजर क्लब, हाँ जी, हाँ जी, ये सपना था? हाँ, मतलब जो आपने अभी कहा कि मेरे कुछ सपने थे ये यंग, वो तो एक रास्ता मिला आगे का। अच्छा। जब मैं घर 2016 के करीब मेरा गांव जाना ज़्यादा हुआ, मैंने सोचा कि अब मैं आगे की जीवन जो है यहाँ व्यतीत करूँगा, अपने घर गाँव में रहूँगा। तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वही आप काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आपको आता है जी। कोई चीज़ और देना। तो मुझे लगा कि अब खेती बाड़ी या तमाम और चीज़ों पे तो शायद मैं नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ लगता था कि मैं घर पे जैसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जब मैं गांव में गया या गांव से मेरा ज़्यादा संपर्क होना लगा लोगों से, तो एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि जो मैं पहले था उस सबको पहले जीरो करना पड़ा। जैसे जो आपने कहा ना कि अच्छा। लिखना पढ़ना, आपका पद प्रतिष्ठा, अच्छा, ये सब आप तभी रह सकते हैं गांव में जब गांव के मेरा जो भाई है, हाँ। मेरे जो गांव के लोग हैं उनके जैसे मैं, उनको मैं मेरे जैसे नहीं, हाँ। मुझे उनके जैसे बनना पड़ेगा, तभी तो मैं उनके साथ बैठ पाऊंगा। अच्छा। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे अपना जैसे अगर करना होगा तो आप असहज रहेंगे मेरे साथ। मैं अगर अपनी बात को फिर डिटरमाइंड रहा, वो रहा, या मैं क्या हूँ, मैं ये भाव मेरे रहा, तो फिर मैं प्रेम भाई के साथ कहाँ बैठ पाऊंगा। तो मुझे तो प्रेम जैसा बनना पड़ेगा ना, आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा करने 2016 में चानी टीनेजर। हाँ, तो फिर मैं घर में गया तो मुझे लगा कि पहले जितना मेरा, क्योंकि उनको मतलब घर मतलब चानी पौड़ी में, हाँ चामी पौड़ी, हाँ, पट्टी में। तो मुझे लगा कि पहले मुझे इनके जैसा बनना है। अच्छा। इनके जैसे का बनने का मतलब क्या हुआ कि इन्हीं के जैसे पर जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे गांव के लोग कि ये वाकई गांव, क्योंकि गांव में तो लोग आते हैं, उन पर 2-4 दिन आएगा, आ जाएगा, फिर चले जाएगा, या कोई ऐसा नहीं, या हो सकता है इसका कोई ऐसा उद्देश्य हो, प्रधान बनना हो, ब्लॉक प्रमुख बनना हो, ऐसा भी सोचते हैं। स्वाभाविक है ना। हम लोगों ने सामाजिक सेवा को एक इतना स्तर हो गया है कि कोई व्यक्ति अगर कर भी रहा है तो आदमी को लगता है इसके पीछे इसका कुछ न कुछ चुनाव लड़ने का है। जब मैं गांव में रहने लगा, मेरे बहुत सारे मित्रों ने फेसबुक या आपने उन्हें व्यक्तिगत, अच्छा तो आप विधायक के चुनाव लड़ रहा है, या अच्छा, मैंने बहुत सारी बातें उन सबको आश्वस्त किया कि मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज मेरे जीवन में एक चीज रखी, लोग कहते हैं ना कि आदमी को ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ये क्लियर होना चाहिए आपका विजन। लेकिन शायद इससे थोड़ा इतर मैंने ये सोचा कि जीवन में क्या नहीं करना है पहले वो डिसाइड करना। ये बड़ी बात है, बस ये बड़ी बात है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, तुम्हें करना क्या है उसकी तरफ फोकस करो। मैं कहता हूँ ये भी एक ठीक बात है, लेकिन इससे एक दूसरी बात ये है कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है वो तय करना है, वो पहले तय करना है, कि भैया मुझे इस फील्ड में नहीं जाना। तो हमने पहले ही तय कर लिया कि इस राजनीतिक रूप से कदापि इधर नहीं रहेंगे, या इस काम को नहीं करेंगे, ना मेरी इच्छा है ना, और अगर स्थितियां भी आएंगी तो भी हम इधर की तरफ। तो गांव उनको अभ्यस्त करने में कि भाई मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं एक सीधी सादी जिंदगी और एक संतुष्ट जिंदगी गांव में रहकर मेरे को बेहतर है। शहर में रहकर को हमारे सारे मित्र, मैं देहरादून से गांव गया तो कई मित्रों ने कहा, पारिवारिक लोग कहते हैं कि भाई क्यों नहीं देहरादून। तो हमारा ये लगता था कि देहरादून में अगर मैं कुछ भी कर लूंगा तो किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकता, पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से, नाम से, सुविधाओं से। मुझे लगता है कि 2-1 साल 16 से लेके 20 तक या 19 तक भी कह सकते हैं, 3 साल तक मुझको गांव के अपने भाई बिरादर उन लोगों को एक जो अंतर का विश्वास है वो अर्जित करने में लगा कि हाँ वाकई अब अर्जित हो चुका है, अर्जित हो गया। आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि कोई भी गांव का मेरा अपना भाई बिरादर ये नहीं है, उसके दिमाग में है कि हाँ क्लियर है, मतलब क्लियर है कि ये गांव के ही। एक गांव का होना अलग बात है, लेकिन गांव में रह करके गांव के लोगों होना वो बड़ी बात है। चामी टीनेजर क्लब
तो उसका क्या है मतलब? देखिए, हाँ, तो वही मैं गांव में आपने विश्वास अर्जित कर दिया है। मुझे लगा कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ गाँव में रह करके। जी। तो मैंने देखा कि बच्चे गाय चराते हुए स्कूल से आने के बाद देखा तो मोबाइल पे ही है, तमाम देख रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी दिक्कत यही वो है। तो मुझे लगा कि इन बच्चों के साथ में काम करूं और इनके लिए मैं वो चीज़ करूं जिनकी मैंने बचपन में जो हमने कमियां महसूस की या आने वाले समय में गांव और शहर के बच्चों के बीच का है, तो शायद उसमें मैं कुछ योगदान कर सकता हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं और ये अच्छी बात है कि वो अच्छी जगह पे और अच्छे पद प्रतिष्ठा और पैसे से रहें, और उन मित्रों के सहयोग से मैंने सोचा कि इनके लिए मैं एक माध्यम बन सकता हूँ। और यही एक शुरुआत की दौर से की कि एक छोटी सी लाइब्रेरी, क्योंकि गांव का मिलन केंद्र है, भले उसकी हालत टूटी फूटी है मिलन केंद्र की जो है, लेकिन उसमें एक लाइब्रेरी खुली। मेरे पास कुछ किताबें या तमाम थी मित्रों के माध्यम से, और एक कंप्यूटर सेंटर, कुछ मित्रों ने, 2 लाइब्रेरियन रिसर्च सेंटर के ने सहयोग किया, मित्रों ने, बहुत सारे मित्रों ने सहयोग किया, और उनके माध्यम से 2 कमरे हैं, तो एक में कंप्यूटर और एक में लड़ाई और उनके जो और एक्टिविटी। मुझे लगा कि इनका अगर बच्चों के साथ काम करना पड़ा है तो उनकी माँ के साथ भी जुड़ाव होना जरूरी। तो 2 मेरे लक्ष्य थे, बहू और बच्चे। क्या बात जो हमारी बहुएं हैं, और क्योंकि आप बहुएं हम हाई स्कूल इंटर BA पास हैं, MA पास हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, अब वो वाली झिझक भी नहीं है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी। तो उन दोनों के माध्यम से काम करो, और आज लगभग 50 के करीब बच्चे गांव के तो हैं ही, 30-35 बच्चे गांव के बाहर के भी बच्चे उससे जुड़ा हुआ है, चामी टीनेजर क्लब से। और कोशिश की कि 13 से 19 साल, टीनेजर का मतलब 13 to 19। अच्छा। तो उनको टारगेट बना, और वो मतलब इंटरमीडिएट तक की जो उनकी शिक्षा की व्यवस्था है पूरी तरीके से। तो कैसे मतलब वो क्लास टू क्लास होता है या कैपेबिलिटी डेवलपमेंट जैसे कुछ? हाँ, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है। बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। अच्छा। कोई एक स्कूल में तो है नहीं। अच्छा। अलग अलग, कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है, कोई सरकारी में पढ़ रहा है, कोई विद्या मंदिर में है, तो कोई दूसरे स्कूलों तो में। कैसे मिलते हैं लोग? अब देखो, गाँव के बच्चे तो गाँव में ही हैं, आसपास के भी बच्चे हैं, तो अब वो अलग अलग स्कूलों से आते हैं, अलग अलग उसमें आते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक शाम को एक कॉमन सेंटर वहाँ पे बन गया। उनके लिए एक कोशिश की है कि शाम को ट्यूशन की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात ये थी कि गांव में बच्चा पढ़ तो अंग्रेजी स्कूल में रहा, लेकिन घर पे उसको होमवर्क कौन कराएगा? हाँ, ये बड़ी समस्या। ये समस्या। तो हमने जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन्हीं के माध्यम से, कुछ और लोगों को, मित्रों के मतलब जो भी नजदीक में है उनके माध्यम से उनको शाम को एक रेगुलर क्लासेस, क्योंकि बच्चा जब अकेले होमवर्क करता है तो आनाकानी करता है बहुत, लेकिन जब ग्रुप में रखता है तो वो उसको मजा भी आता है उसमें। हाँ, और फिर एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। तो आज वहाँ पे हमारी एक बहू है जो पूरी तरीके से देखती है, एक लड़की जो उन्हीं में से बड़ी लड़की है, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को करते हुए, और उनकी जो, मैं केवल उनको ये मैसेज दिया है कि इनकी इंटरमीडिएट तक की जो 30-35 जो भी बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत है। मैं अपने मित्रों के माध्यम से उनकी फीस, उनकी कॉपी किताब, उनकी ड्रेस, अच्छा, जो भी खर्चा होगा वो किसी में। तो उसके लिए मेरे कुछ मित्र हैं, आप जैसे मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं, वो पूरे साल भर में एक बार जो है उनकी माँ के नाम से जितना भी 20,000, 15-20 हजार के करीब एक बच्चे का खर्चा आता है, बिल्कुल, वो उनके अकाउंट में डाल देते हैं। अब वो पैसा उनके अकाउंट में चला गया, वो निश्चित हो गए पूरे साल भर के लिए, वो पढ़ने के लिए, इंटरमीडिएट तक के लिए। ये चीजें की व्यवस्था की। फिर दिमाग में और सारे आइडियाज आते रहे, तो बच्चों को महीना 1.5-2 महीने में एक एजुकेशनल टूर के लिए ले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, जगह, और दूसरे गांव में, मतलब ऐसी जहाँ सुबह जाए शाम को आ जाए। अच्छा। हिस्टोरिकल प्लेस में या घूमने के पर्पज से, या जिससे उसकी आउटिंग वो देखे। देखो, पहले हम थे तो साधन नहीं था, लेकिन फिर भी जानकारियां थी। आज साधन है, लेकिन बच्चे को बहुत दुनिया के बारे में तो जानकारी है, लेकिन अपने पड़ोस के गाँव की कोई जानकारी, अपने परिवेश से वो बिल्कुल कटा हुआ है, उसको नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ होगा। तो वो सब एक उद्देश्य था। बहुत सारी बातें थी, क्योंकि गांव में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गांव में अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातिगत भेदभाव है, आर्थिक विषमताएं हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन अब इनको कैसे इन चीजों से पार पाना? अब सारे बच्चे गांव के हैं, तो उन सब बच्चे जब वो मिलते हैं, पहले तो बच्चे मिल ही नहीं पाते थे,
पहले क्या था ना, खेती संजाई थी। हाँ, जैसे हाँ, आपने कहा कि समुदाय जब खेती करता था तो हर घर का, चाहे वो शिल्पकार वर्ग में हाँ, है, क्षत्रिय है, हर कोई खेतों में थे, तो बच्चों में आपस में मेल जोल मतलब मिलते जुलते थे। अब अलग अलग स्कूल हो गया, हाँ, तो अब उसको मिलने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक मिलन था अलग अलग स्कूलों के बच्चों का। फिर मुझे लगा कि यार एक में और बढ़िया हो सकता है। क्या हो सकता है कि अगर इन बच्चों की ड्रेस हो जाए घर पे, एक तो स्कूल की ड्रेस तो हाँ, 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 अलग अलग, लेकिन अगर एक गांव में भी रहें तो एक ड्रेस में रहें, एक ही जैसी ड्रेस में। उससे क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि ये किस बच्चे हैं, सब तो एक जैसे। हाँ, जब चाबी टीनेजर्स क्लब उनमें लिखा हुआ है, हाँ, और हर साल उनकी गर्मी और जाड़ों की ड्रेस हाँ, बच्चे पहन के आते हैं। वो चाहे अपने किसी ट्यूशन आएंगे उसी ड्रेस में, कोई भी फंक्शन, हाँ, 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 इवन शादी ब्याह समारोह में भी कोशिश करें कि वही ड्रेस। इससे क्या है कि जो आर्थिक रूप से कई लोग घर पे आए, पता लगा एक का फटा हुआ, एक ने स्वेटर पहनी हुई, एक ने मफलर पहना हुआ, एक ने जूते भी नहीं है, तो हाँ, वो थोड़ा हाँ, हो जाता है। तो वो सब जब एक जैसा दिखता है जो है, तो वो फिर है। और मेरे मित्र कई ऐसे हैं कि जो इस तरीके की मदद करते हैं, और उसके बाद वो चीज़ें चल रही हैं। अब चाबी टीनेजर क्लब के हर बच्चे के पास ड्रेस है, 6 से लेकर ऊपर तक हर बच्चे के पास मोबाइल है, पढ़ने के लिए पैड की व्यवस्था की गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट के बाद उनको लैपटॉप दिया जाए, कुछ बच्चों को दे भी दिया मित्रों के माध्यम से। क्या बात है, क्या बात है। लैपटॉप मतलब ये है कि अच्छा, नया नहीं हो सकता है, लेकिन कई लैपटॉप ठीक है, हाँ, हाँ, अब उनके पर्पस नहीं रहा, हाँ, बच्चों के लिए दे देते हो, तो मित्र दे देते हैं, हम उन बच्चों को दे देते हैं, तो एक माध्यम के रूप में है। तो ये है बच्चों को करियर काउंसलिंग में कि कहाँ, जैसे अभी वो हिमज्योति फाउंडेशन है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, राजीव नवोदय विद्यालय है, या कहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या मिल रही है, वो मिल रही है। बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें रोज के अखबार हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंटरनेशनल। हमें हाँ, पता है कि वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कम से कम वो नाम तो पता देखेगा तो सही। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, आउटलुक, हाँ, टीम, हमें पता है कि डाउन टू अर्थ, या और भी हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, या वो है, क्योंकि आने वाले समय में उसको ये तो पता लगेगा। तो इसका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है ना, बेसिकली सारा कुछ खेल आर्थिक भी नहीं है, गांव के हिसाब। ईश्वर की दया से आज हमारे पहाड़ के गांव में गरीबी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो एक मतलब असहाय स्थिति में, बिल्कुल बिल्कुल दयनीय स्थिति की बात नहीं है, अभाव है, कष्ट है, लेकिन केवल उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के बाद, उसके आत्मविश्वास को बच्चे के कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये काम तो आप देहरादून से कर सकते थे जब वहाँ कोई लेडी टीचर है। देहरादून, ठीक है, देहरादून में भी हो सकता है, हर आदमी का अपना जीने का तरीका है, और किसी को देहरादून में आके मजा आता है, आनंद आता है, और मुझे अपने घर गांव में रहते हुए आनंद आता है। गांव को जब सुबह गाय बछिया, जो हमारे यहाँ जैसे वो लगती है, गाय बछिया लेके गांव में धार में चले गए, आपने उनकी भी वो हो गई, एक किताब भी आपने पढ़ ली। हर आदमी की अपना हुआ है। देखो, ये कहना कि मैं त्याग कर रहा हूँ, वो ये कर रहा, शादी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जीवन वो जीना चाहिए जिसमें आपको आनंद आ रहा हो, और जो नैतिक रूप से सही हो या कोई गैर कानूनी ना हो। तो जो चीज जैसी है, मैं वैसा जीवन जीना चाह रहा हूँ। मेरे पास सुविधा है, गांव है। कई लोग हैं जो देहरादून में है, वो चाहते हैं कि गांव में रहे, लेकिन गांव नहीं उनके पास, नहीं है। तो अब मतलब गांव है पर वो जहाँ नहीं है, वो सेंटर उनका उनको दोषित तो नहीं मान सकता। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मेरे सारे मित्र, बहुत सारे लोग जो शहरों में हैं वो गलत हैं। भाई हर एक के अपने अपनी एक परिस्थितियों में जीना। बिल्कुल, मेरे पास ये सुविधा, मेरे घर पे भाई और भाभी जी हैं, गांव पहले से ही है, मकान की एक करीब 100 साल से ऊपर उसकी मकान की आयु है, लेकिन आज भी वो ठीक ठाक है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही रहा, उसकी मरम्मत होती रही, वो रही। घर पे सब कुछ है, तो मैं क्यों, मतलब। और ये मैं मानता हूँ, आज ये मानने को सब लोग तैयार है कि गाँव में रहना ज्यादा धनवान है बजाय शहर। पहले तो होता था ना कि जो शहर में रह रहा है हाँ, वो ज्यादा, हाँ, लेकिन आज गांव में शुद्ध हवा है, खाना पीना किसी न किसी स्थिति में शहर से अच्छा है। तो अच्छा, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पूरे पौड़ी गढ़वाल में, विशेषकर पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और कुछ जिले हैं हमारे जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली नहीं है, लेकिन अगर हम पौड़ी गढ़वाल में गए तो एक ही खुशहाल परिवार है जो ज्वाइंट फैमिली है। नहीं, बहुत है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है कहते हैं लोग। आज भी हमारा
जो समाज है, गढ़वाली समाज हो और समाज जो कुमाऊनी समाज है, वो ज्यादातर में संयुक्त परिवारों के ही है। नहीं, पौड़ी गढ़वाल में कहते खुखसाल परिवार ही ज्वाइंट फैमिली है। ये आप कहते सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो संयुक्त रूप से रहते हैं। देखिए, संयुक्त रूप से रहने का मतलब क्या है? संयुक्त रूप से रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक ही चूल्हे में रहें, ये संभव नहीं है। एक ही तरीके का व्यवसाय ये नहीं, आप कोई खेती पर नहीं। बहुत मेरे ख्याल से 90% परिवार हमारे अभी भी वो आपको दिखता है अकेले, लेकिन जो सामाजिकता, जो शादी ब्याह सुख दुख में आपका जो समाज का जो वो दिखता है, उस समाज में अभी ऐसा कुछ नहीं आया जैसा भाव आप कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर जॉइंट फैमिली की परिभाषा सीखनी है तो खुखसाल परिवार से सीखो। वो लोग रहते हैं। प्लीज, मैं नहीं कहूँगा। देखो, ये बहुत ही ये अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात हो ना हो, लेकिन ये एक मतलब जो कहेंगे व्यवहारिक और वैसी बात नहीं है। ऐसा नहीं, मैं आपसे बार बार आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं कोई नए तरीके का, कोई समाज के लिए कोई कुछ नहीं। देखिए, एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और ये जिंदगी को जीने में आनंद भी है, सम्मान भी है, बच्चे भी हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इतने बड़ी अवसर को मैं कैसे गवा दूं कि मैं 2-2.5 घंटे बच्चों के साथ, 30-35 बच्चों के साथ गुजार रहा हूँ? इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है कि आपके सामने बच्चे नित्य बिल्कुल। वो आपका सपना था ना, वो आपका सपना था। हाँ, तो सपना था तो वो पूरा हुआ, तो उससे आनंद आया ना। अल्टीमेटली हम किस चीज के लिए, मजे के लिए जिंदगी नहीं, आपको आया होगा, लेकिन वो एक लोगों को दिशा भी तो मिल रही है। अगर उससे समाज को भी भला हो रहा तो और अच्छी बात है। बचपन से ही हमको सिखाया गया, मेरे दादा से, पिता से, माँ से। कौन समाज परिवार ऐसा होगा कि जो अपने बच्चों को ये नहीं सिखा? अच्छा, वापस जाते हैं। आपने कहा कि आप 8 दोस्त थे जिन्होंने रिसर्च किया है। हाँ, पर 3 ही क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, वो तो समय की बात है। वो 5 कहाँ गए? देखिए, अब एक मित्र की डेथ हो गई, दीवान नगरकोटी जी। हाँ, वो चले गए। हाँ। अच्छा, और प्रदीप टमटा जी सांसद रहे। तो वही तो दिखाए, प्रदीप टमटा, चंद्रशेखर तिवारी और डॉक्टर अरुण खुखसाल। मंगल सिंह हमारे एक मित्र हैं, वो लखनऊ में हैं। अच्छा। हाईकोर्ट के वकील हैं। अच्छा, और तो लगभग ये सारे मित्र हैं। और कुछ 1-2 प्रोफेसर। इसमें कोई महिला मित्र है क्या? मनोज अग्रवाल है, वो इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में हेड है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, वो है। इसमें महिला मित्र कोई नहीं थे? नहीं, ऐसा कुछ महिला मित्र कोई नहीं थी, लेकिन उस मतलब प्रोजेक्ट या जिसमें हमारे साथ थे, तो हम लोग उसमें पुरुष मित्र थे सब, सारे वहाँ लड़के ही थे। अच्छा, आपने यात्राएं बहुत ज्यादा की है। हाँ जी। उन यात्राओं का बहुत ज़्यादा यात्राएं की है। अभी हम यहाँ बात करेंगे तो शायद बहुत समय लगेगा, 3-4 किताब। पर मैं दर्शकों को ये बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा यात्रा की है। उन यात्राओं में से ऐसी कोई यात्रा है जिसको आप चाहते हैं कि मैं सुनाना चाहता हूँ? किसी यात्रा का कोई ऐसा किस्सा, कोई घटना है जिसको आप चाहेंगे मैं इसको तो सुनाना चाहता हूँ, जिसको आप कभी नहीं बोल सकते? देखिए, हर यात्रा अपने आप में एक अनोखी होती है, कोई मतलब कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारी यात्राओं में क्या होता है, सब गड़बड़ हो जाता है। हम ये कहें कि ये अब तो ये तो लगभग ऐसा ही है कि आप कहें कि मेरे 2-3-4 बच्चे हैं, उनमें से आपको सबसे प्रिय कौन सा है? नहीं, आपको मैं नहीं, वो वाला नहीं। सवाल ये है, डॉक्टर शेखर पाठक ने कहा, हमने भी उनसे कहा, तो डॉक्टर शेखर पाठक ने कहा, जो अब सुना रहे जगह जगह, उन्होंने कहा कि जो इस साल की अस्कोट आर्कोट यात्रा है, इसको मैं कभी नहीं बोल सकता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इस बार मैंने जब यात्रा की तो जातिवाद बहुत ज्यादा दिखाई दिया, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ऐसा कोई घटना, कोई किस्सा आपकी सब यात्राओं का है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं शेखरदा की ही बात को दोहरा दूं तो लगेगा कि ये वाकई इस बार मैं बहुत मन था, 74 से ये यात्रा शुरू हुई, और इस बार मैं पूरी यात्रा में तो नहीं, लेकिन यात्रा के एक हिस्से में रहा। और मैं आपको इसी घटना की बात कर रहा हूँ, और शेखरदा की बात को बिल्कुल सहमत हूँ कि आज से 40-45 साल पहले जी हमने जो यात्राएं की, और लगभग 86 में की, तो लगभग आप जोड़ लीजिए करीब 38 साल हो गए, 36-38। उस समय जो हमने देखा, उसमें कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था हम कहाँ रह रहे हैं, किसके यहाँ रह रहे हैं, कोई ऐसी बातें नहीं आती थी, है? लेकिन
कई जगह हमने इस तरीके के भी है कि हमें शिल्पकार घरों में रहे या उनसे हम बातचीत की, उनसे हमने आग्रह किया कि आप हमको चाय पिलाइए, आप हमको खाना खिलाइए, हम उसको वो करेंगे, लेकिन लोगों ने मना किया कि हम आपको नहीं खिला सकते क्योंकि आप बड़ी जाति के। यही घटना अभी इसी अस्कोट आराकोट यात्रा में अगर आप गए तो इधर जखोली के आगे जैसे ही हम लोग यात्रा के लिए ऊपर जा रहे थे तो चलते चलते क्या हुआ कि हमें था कि अब रास्ते में भोजन है नहीं, जंगल का रास्ता क्या है, तो पता लगा कि वहाँ पे कुछ छानियाँ हैं और उन छानियों में कुछ लोगों की छानियाँ हैं और वहाँ हमें रास्ते में एक मिला तो हमने उस भद्र महिला से कहा भी कि आप हमारे अपने यहाँ फोन करके बताइए कि हम लोग आ रहे हैं, हम उसका पेमेंट करेंगे। वो करें। उन्होंने एकदम मना कर दिया कि कोई नहीं है वहाँ। ये जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने बहुत आग्रह किया। अच्छा। उन्होंने साफ कहा क्योंकि आप लोग बड़ी जाति के हैं। अच्छा। और जबकि हमने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया खाना और बहुत समझाया गया उन्होंने। तो हमने ये भी कहा कि ये अब जातिवाद अब नहीं है, छुआछूत नहीं है। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने उस महिला ने जो अनपढ़ी महिला रही होगी या कम पढ़ी लेकिन इतनी समझदार और इतनी बड़ी जीवन की वो है कि उसने कहा कि तुम्ही ने जातिवाद बनाया। हाँ। तुम ब्राह्मणों मना बामणों ठाकुरों, उसकी जो शब्द है ठाकुरों तुम बनाइए। हाँ। और आज तुम्हें वो ना छोड़ो। अच्छा। हमेशा हम तुम्हारी बात मानते रहे। हाँ। जातिवाद ब्राह्मण और क्षत्रिय ने ही तो बनाया होगा ना। हाँ। और उसी ने उसको लागू किया। आज वो ही व्यक्ति कह रहे हैं कि छोड़ दो, तो हम तो पहले भी वैसे थे, पहले भी तुम्हारी बात मानते थे, आज भी हम तुम्हारी बात मानते हैं। और मतलब उसने साफ मना किया। उसने ये जरूर कहा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आप वो सामने धारा है। हाँ। आप ऐसा करो, मैं आपको चावल दाल सब कुछ दे देती हूँ, आप खुद बनाओ, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे इस बात का वो नहीं। तो आप देखिए कितना वो है। हम मतलब ना चाहते हुए भी हम आगे हम वापस जा रहे हैं, मतलब वापस गए, उन्हें ऊपर गए। तब हमको एक वो जो गुर्जर परिवार है, मुस्लिम परिवार है, तो उससे हमने आग्रह किया। अब क्योंकि वो तो एक व्यावसायिक परिवार, हाँ। वहाँ हमने भले ही किया, भोजन किया। तो ये जो जातीय जो वो है ना, वो तो है ही। वो मैं कह रहा हूँ कि 70 से लेकर अब तक आपने बहुत ज्यादा यात्रा की है। कोई किस्सा, मतलब कोई ऐसा मजेदार किस्सा जो आपको सुनाना था? मजेदार किस्सा जी जी। हम मुक्तेश्वर एक जो है नैनीताल में जी, तो वहाँ से हम हमें एक गांव में जाना था, मैं भूल रहा हूँ। तो जा रहे थे तो शाम हो गई थी, मतलब होने को होती, और रुमुक जैसे पड़ गई। तो हम करीब मेरे ख्याल से 4 या 5 थे मित्र। तो होता क्या था, 8 लोग थे, लेकिन कभी क्या होता था कि 3-4 इधर जाते थे, 3-4, अब 8 लोगों को एक दिन। तो एक घटना हुई, तो जा रहे थे तो मेरे मित्र जो दीवान नगर कोटिया, वो हम लोग थोड़ा पीछे थे। मैंने कहा दीवान यार मैं इस घर में रुकूंगा। उसने कहा बेखुमार में पहाड़ हो रहा है, तो वैसे ही थोड़ा मजाक में कहा। उसने कहा देखो उसकी क्या हालत है घर की, छप्पर नहीं है, घर भी टूटा फूटा है और वो भी है। फिर उसने इनडायरेक्ट वे में ये भी कहा कि वो शिल्पकार वर्ग का ही परिवार है, कैसे। मैंने कहा यार तुम मानो ना मानो, मैं यहीं रुकता हूँ। अच्छा। और बाकी मेरे साथ तुम जाओ। प्रदीप टमटा जी थे, ये चंद्रशेखर तिवारी जी थे, और दीवान और मैं। तो ये 3 तो आगे बढ़ गए और मैंने कहा मैं यहीं रुकूंगा। अच्छा। और क्वेश्चनर लेके गया, तो उस व्यक्ति के पास गया, तो मैंने उससे थोड़ी सी बातचीत की। मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, उसकी आमा भी थी, उसकी पत्नी भी थी और वो भी था कि ऐसा ऐसा है, हम लोग आया और मैं बातचीत भी करी। उसने कहा जल्दी करो, मेरा बताओ। मैंने कहा मैं तो रात यहीं रुकूंगा। अच्छा। तो उसने कहा नहीं बाबू हम आपको नहीं रुका सकते, ये है सो है। इत्फाकन क्या हुआ, मेरे मुंह से पहले ही निकल गया कि मैंने कहा मैं अक्सर कहता था कि मैं बद्रीनाथ का से आया हूँ, मतलब बद्रीनाथ के जगह को वहाँ पे दे एक अपना होता ही। उसने कहा हम तो आपको रुका ही नहीं सकते। फिर मेरी हालत देख रहे हैं, मैंने कहा ना। तो मैं जबरदस्ती फिर उसकी हुआ था वो। अच्छा। तो इनका विश्वास है, तो अच्छा खासा उन्होंने भरी रोटी और तमाम शाम को जितना वो था तो वो सब किया। जब हम सुबह वापस आ रहे थे बताओ, तो उसने उनके पूरे परिवार ने रास्ते के लिए भी हमें रोटियां बना के दे दी मेरे साथ। जब ये वापस आ रहे थे
तो ये बेचारे बड़े उलझे हुए थे, पता लगा उनकी व्यवस्था हो नहीं पाई थी, पाई थी, और मैं वहाँ आराम से था। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं क्यों रुका वहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा इसकी माली हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन इसकी भैंस दिख रही है, हाँ, दुधारू भैंस दिख रही है, हाँ, तो इसके पास दूध और घी और तो है ही, पूरी रहेगी, वो तो है ही, और एक छोटा परिवार दिख रहा है, इसलिए अकेले रहने में कोई आनंद नहीं है। तो देखिए, उसको उस समय तो हम कन्विंस कर गए, लेकिन आज की स्थिति में नहीं है। आज वो जो जातीय वो है, वो हो सकता है कि कहीं हो, लेकिन जिस हिसाब से उसको खत्म होना चाहिए, उसका रूप बदल रहा है। क्या कारण रहा होगा इससे, जबकि एजुकेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विज्ञान भी बढ़ रहा है? देखिए, ये कहना कि कोई पढ़ा लिखा आदमी इन चीजों, इन व्याधियों से दूर हो, शायद मेरे लिए तो नहीं। मुझको तो पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा दिखता है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से भी तो देखते हैं। अब बड़े से बड़े प्रोफेसर, बड़े से बड़े लोग ज्यादा कर्मकांडी है, ज्यादा अंधविश्वासों को मानने वाले भी हैं, ऐसा भी है। एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति वैज्ञानिक चेतना को लिए हुए होता है, एक साइंस और के रूप में भी है, लेकिन जब वो व्यक्तिगत रूप से आते हैं तो सब चीजें आ जाती हैं। तो यात्रा पे कितनी किताबें आ गई? लगभग मेरे ख्याल से 4 4 किताबें। एक तो हमने जो वो यात्रा की थी, आपको एक और बताएं कि 1986 में जो हमने यात्रा की, वही यात्रा 2016 में दोबारा की। अच्छा। लेकिन वही आपका प्रश्न होगा कि हम सब तो नहीं आ पाए, 8 हाँ, हम 2 ही थे, मैं चंद्रशेखर। हाँ। तो वो यात्रा हमने उन गाँव में, उन जगहों पे फिर दोबारा गए, किताब लिखने के लिए नहीं, हाँ, मतलब सोच लें कि यह 30 साल में कितना बदला। वो पत्थर, वो रास्ते, वो लोग, अब लोग 30 साल में मिले ना मिले, वो घर, वो तमाम चीजें। तो हमको ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं मिला, पुराने जैसा नहीं मिला, तो बदलाव को क्या, फिर हमने उन दोनों को मिला करके किताब निकाली। बदलाव था 30 साल में, बिल्कुल जबरदस्त बदलाव था, क्या हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उस विकास ने कहीं ना कहीं हमारे जो मूल तत्व को नुकसान पहुंचाया। ये भी है, जो मूल तत्व था ना समाज का, जो हर चीज का क्या होता है ना, एक ओरिजिनल, जैसे आप हैं, मैं हूँ, तमाम लोग हैं, तो उनका कुछ ना कुछ मौलिक है, वो मौलिक टूटा है, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। ओहो। गांव के अंदर तमाम चीजों के, वो मौलिकता जब तक नहीं रहेगी तब तक गांव तो गांव नहीं रहेगा ना। इसका कारण क्या हो सकता है, समझ नहीं आती। इसका कारण यही हो सकता है कि शायद हमने जो रोजगार की, जो देखो अल्टीमेटली धर्म है, संस्कृति है, जो भी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं साहित्य है, कहीं ना कहीं आदमी की आर्थिकी से जुड़ी हुई है। और आर्थिकी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जो आपकी स्थानीय जो आर्थिकी है, अगर वो आपके जीवकोपार्जन में कहीं पूरा नहीं कर पा रही है, अच्छा, तो वो बदलाव लाएंगे, फिर तब परिवर्तन आएगा। हाँ, मान लीजिए हमारा बड़ा पूरा हो रहा है, लेकिन मेरी जरूरतें तो बड़ी, हाँ, पहले तो जरूरतें साल भर में 2 जोड़ी कपड़ों की, तो हर चीज में परिवर्तन करेगा, जगह भी छोड़ देगा। आज गुजरात है, महाराष्ट्र है, बड़े बड़े वो है, उनकी संस्कृति और उनके वो पूरी तरीके से उभर रहे, वो आधुनिकता का भी उनके अंदर वो है, और पुरातन का भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। उन्होंने पूरा, आज अगर बंगाली कल्चर को दे या जो भी देखे तो वही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमने नया सीखा किसके बलबूते पे, पुराने को खत्म करने के बलबूते। हमने अंग्रेजी हिंदी कब सीखी, जब हमने गढ़वाली नहीं सीखी, मतलब को छोड़ना पड़ा। आज एक बच्चा, जब हमारे गांव या आपके गांव का बच्चा या कोई एक सामान्य बच्चा, पहाड़ का बच्चा गांव स्कूल में बढ़ता आता है, तो सबसे पहले क्या खत्म होता है, उसकी मातृभाषा खत्म होती है। अगर वो बच्चा गढ़वाली में बोलने लग जाएगा या अपनी मातृभाषा या ट्यून बोलने लग जाएगा, तो फिर वो सोचेगा नहीं, तो उसको लगता है कि वो 4 साल का, 5 साल का, कि अब तक जो अपनी माँ के साथ और अपने घर परिवार में जो भाषा बोल रहा था, वो अब तो वो भी नहीं रहेगी, तो वो नहीं है, तो एक द्वयम दर्जे का हमने उसके सम्मान को और उसको तो बनाए नहीं रखा। अब एक छोटी सी पहल हमने अपने की, बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हुई, नहीं हुई। बच्चों से ये कहा, उनकी माँओं को समझाया कि देखो आने वाले समय पे जो मातृभाषा हमारी गढ़वाली या कुमाऊनी है, ये इसमें भी रोजगार है। मैंने उनको दिल्ली वाला जो उदाहरण थे, ये तमाम चीजें, इसमें भी आप टीचर बन जाए, संस्कृत के टीचर, उर्दू के टीचर, अंग्रेजी, हिंदी, उसी तरीके से गढ़वाली भाषा का भी एक सरकारी मान्यता प्राप्त है। तो इसके लिए हम ये करें कि बच्चा अगर गढ़वाली बोल रहा है और बच्चे के साथ आप गढ़वाली बोल, बच्चे का थोड़ी दोष है, उसकी दादी और नानी और माँ बाप का दोष है।
कि जो उसके साथ हिंदी में संवाद है। तो हमने एक खाली प्रयोग किया कि गांव के अंदर हर व्यक्ति गढ़वाली में बात करेगा। अच्छा। हर बच्चा, हाँ हाँ, हर बच्चे आपस में माँ के साथ अगर नहीं करेगा तो फिर शिकायत एक दूसरे से। ठीक है। तो वो ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी एक मैसेज है। हम जैसे कोई आया तो वो टोक देता है बच्चा कि दादाजी देखो ये गढ़वाली नहीं बोल। हाँ, ये भी एक प्रयोग है। नहीं, ठीक है। कि सारी की सारी चीजें आर्थिकी की नहीं है, बल्कि सबके सब चीजें बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने की चीज। उसको है कि वो 5 आदमियों के बीच में खड़ा होकर बोल सके। आप और हमारी संकोच जो आज ये बना पड़ा है, क्यों नहीं है? हमको उस संकोच और कांच के अंदर के दरवाजे को खींचे या धक्का देने वाले में ही अभी हमारे असमंजस है, संकोच रहा। तो वो बच्चा अब जो छोटा सा 5-7 साल का है, वो ठीक है, मैं गांव के अंदर हूँ, लेकिन मेरे पास अभाव है, लेकिन योग्यता पूरी तरीके से करता। पहले क्या होता था कि हम लोग गांव में रहते हुए और जो शहर से हमारे बिरादर या चाचा ताऊ के बच्चे कुछ समय के लिए गांव आते थे, तो वो बड़े चमकते हुए रहते थे, उनका प्रभुत्व रहता था। हम लोग उनसे थोड़ा सा दबे हुए रहते थे, संकोच होता था, गांव का कपड़े खराब। लेकिन आज तो नहीं है ना, आज तो वो बोलता है चल भाई बैठ, मोबाइल उसके हाथ में बिल्कुल भी है। तो उस कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बनाने। अच्छा, अगला प्रोजेक्ट उद्यमिता को लेकर के है या कोई यात्रा को लेकर कोई किताब आ रही है? यात्राएं तो निरंतर है जी। यात्रा तो जब तक जान है तब तक यात्राएं हमारी निरंतर, जैसे ही मौका लगता है, और कोई इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और फिर हम, बल्कि आपके माध्यम से एक अच्छा वो हुआ कि जैसे अस्कोट आराकोट यात्रा पूरी हुई और उसके समानांतर यात्राएं भी, जो एक यात्रा जो अस्कोट आराकोट यात्रा का था कि उद्गम से स्रोत से संगम यात्रा हम कर रहे हैं। तो अब हम नयार घाटी पे, अभी करना था हमें 3 दिसंबर से, लेकिन अब ठंड और तमाम बातें हो गई, हम अप्रैल में उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अप्रैल के महीने से पूरी नयार घाटी, क्योंकि नयार एक नदी नहीं है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, अच्छा, नदी नहीं है, वो पूरा का पूरा कैचमेंट एक संस्कृति का, एक आर्थिकी का, एक रोजगार का, एक पूरी मानव सभ्यता का, पहाड़ी उसमें राठ वाले इलाका या तमाम या सलाण वाला इलाका। तो उस सब ने नयार ने पूरी तरीके से उस पर एक अध्ययन यात्राएं शुरू हो रही है अप्रैल से। और उसमें हम यूनिवर्सिटी के बच्चे, पुराने हर फील्ड के, हम जियोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आपके सोशल साइंटिस्ट हैं, आपके संस्कृति कर्मी हैं, मतलब उन सबको लेकर के, मित्रों को लेकर के एक बड़ी व्यवस्थित यात्रा। लगभग 23 हमारा कोशिश है कि चंद सिंह गढ़वाली जी जो पेशावर क्रांति हुई थी, पेशावर वाला जो हुआ था, उसके दिन से हम उसको लगभग शुरू करेंगे, आगे पीछे से। जहाँ वो खंड गांव है सबसे आखिर में, वहाँ से होगी, और फिर एक दल पूर्वी नयार की तरफ जाएगा, एक पश्चिमी नयार की तरफ, और फिर वो सतपुली में ब्यास घाट में मिल जाएगा, फिर उसका समापन होगा। लगभग वो 8-10 दिन की यात्रा होगी। 100 किलोमीटर के करीब एक उसका कैचमेंट एरिया है। हमारे दर्शक भी आपको सुनने में बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं इस पूरे अनुभव को लेकर के, और आपसे जो बातचीत की है, क्या खास आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों से? क्या कह सकता हूँ मैं दर्शकों से? मैं यही कह सकता हूँ कि जीवन इतना, मतलब एक बहुत ज्यादा कसने की जरूरत नहीं है जी। जीवन में प्रभाव और प्रभाव दोनों होने चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, उस जीवन में आपका प्रभाव भी तभी होगा जब उसमें प्रभाव होगा। नदी में तभी उसका रहता है जब वो गति में रहती है। मुझे लगता है कि जीवन में जिस तरीके से विभिन्नताएं आती है, तो हमें भी अपने उसमें विभिन्नताएं लाने के लिए उसमें कोई शोक नहीं करना चाहिए। और जीवन के इस उम्र में मैं कम से कम अपने मित्रों से कहता हूँ, मैं नए युवाओं से तो उतना वो मेरा वो नहीं है, लेकिन अपने मित्रों से ये है कि समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, और अभी भी हम ये सोचें कि समाज से हम ले, जबकि आज हम इस स्थिति में आ गए कि अब तो हमें समाज से जितना लिया है उसको वापस करने का दौर आ गया, समय आ गया कि समाज ने, आज मैं यहाँ बना हूँ तो केवल मेरे माँ बाप शिक्षकों का ही योगदान नहीं है, उसमें असंख्य लोगों का योगदान है। मेरे परिवेश में पता नहीं कितने सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने मुझे बनाया है, और उनके प्रति अब धन्यवाद करने का वक्त है। ये तो वक्त अब एक अवसान का है ना, मतलब उम्र का 65 साल के बाद क्या सोचेंगे आप? 65 साल के बाद यही तो होंगे, एक ढलान पे है जी। तो ऐसे ढलान पे जितना कुछ हमको मिला है, समाज ने हमको दिया है,
उसको वापस एक में कि जो कष्ट मुझे हुए या हमारे तमाम हो, नए बच्चों को न हो और सुविधाजनक करें, उस रास्ते को करें। हम गांव में हैं, मैं अपने बच्चों को, मुझे पता है कि ये बच्चे आने वाले समय में उसी तरीके से खेती बाड़ी नहीं करेंगे, लेकिन इनका गांव के प्रति जो नेगेटिव रवैया पिछले, वो तो खत्म होगा, वो तो खत्म हो चुका है। तो कम से कम उनको लगे कि हाँ, हमारा घर है, गांव है, भाषा है, लोग हैं, उनके लिए हमें आगे करना। ठीक है, उनको लगता है कि दादाजी हमारे साथ हैं, बैठे हैं, पर वो चीजें हैं, तो वो भी आने वाले समय पे आने वाली पीढ़ी के साथ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक रखना, केवल अपने तक मत रखिए इसे। देखिए एक चीज और बता दूं कि हमारे माँ बाप या हमारे जो भी उन्होंने किया, हमारा ये लगता था कि उन्होंने बहुत कुछ किया जी। मैं इसमें थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आज के बच्चे के अंदर वो भाव ऐसा नहीं आ रहा है कि मेरे माँ बाप इतना कुछ कर, व्यक्तिवादी हो गया ना। क्योंकि हमने तो हर चीज को बनते हुए देखा है, कमाते हुए पिताजी को देखा, माँ को देखा, तमाम देखा है। आज बच्चे को लगता है कि वो एटीएम में जैसे वो कार्ड डाली और पैसा आ गया, कहाँ से कर रहा है, क्या कर रहा है, हम छुपा भी रहे हैं। एक चीज और भी है कि हम बच्चे को उस तरीके से डेवलप नहीं कर रहे हैं जैसे कि समाज के, हम सोचते हैं कि इसको शायद कोई कष्ट नहीं, हम छुपा रहे हैं। हाँ, ये है ना, उसको मतलब इतना सुविधा और इतना वो कर दे रहे हैं कि बच्चे को महसूस ना हो कुछ ना हो। और जबकि उसको समाज कैसा है आप बेहतर जानते हैं। क्या उसको अच्छे झूठे लोग नहीं मिलेंगे, उनका सामना नहीं होगा, क्या उसको वो इस तरीके के कहाँ उसका वो बिल्कुल। वो तो अपने माँ बापों तक का सुविधा भोगी का वो हो गया। इसीलिए आपने देखा बहुत सारे इस तरीके की घटनाएं हो रही है कि बच्चे अच्छे अच्छे जॉब में हैं, कुछ दिनों बाद वो छोड़ के आ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका जो रहने का कोई बॉस है, नौकरियां हैं तो कॉम्प्रोमाइजेज है या कॉम्प्रोमाइज कर। तो हम जो समाज है उस जैसा, क्या हम अपने बच्चे को उस समाज में रहने लायक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? हम केवल एक ही कर रहे हैं कि उसको सुविधाओं से वो कर रहे हैं। मैं एक बचपन की छोटी सी घटना से अपने बातचीत को वो करूंगा कि जोशीमठ से हम काशीपुर गए, पिताजी का 69-70 में ट्रांसफर हुआ जी। तो अब क्योंकि जोशीमठ भी एक पहाड़ी गांव का जैसे शक्ल में था, तो घरों सब ओपन घर थे। काशीपुर में जाके हमने 4 दीवारी वाले घर देखे पहली बार। हाँ। तो हमको तो घर की कल्पना ही नहीं ना, आज भी गांव में 4 दीवारियां कहाँ होती हैं। हाँ। अब होने लगी होंगी, अलग बात है। तो हमको लगा कि ये तो दम घुट गया, मतलब दिमाग में, समाज में तो हर चीज नहीं थी, तो ये कैसे नहीं। तो कहने का मतलब है कि उसी तरीके से हम आज के समाज में बच्चों को मतलब अतिरेक कर रहे हैं। अब कारण कई कारण हो सकते हैं। पहले अब जैसे हम 8 भाई बहन थे, ज्यादा भाई बहन होने से थोड़ा सा ये रहता था कि वो भी थी, लेकिन आजकल बच्चे, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, सारी चीजें हो गई हैं। अब हमको तो जब बहुत बड़े तक भी ये नहीं था कि घर पे कौन सी चीज मेरी है, वो तो सबकी थी ना। आज तो बच्चे का अपना साबुन है ना, हाँ, अपना पेस्ट है, अपना वो आज वो ये भी है कि वो क्या खाना चाहता है। अगर 5 लोग हैं तो हो सकता है कि 4 तरीके के खाने बनना हो, ये भी है। कहना मैं नहीं खाऊंगा, मैं मैगी खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं इस सब्जी को नहीं खाऊंगा, तो वो चीजें बननी क्योंकि बहुत आसान है। तो पहले तो ये बच्चे का मन में ही नहीं आता था कि क्या बनाया जाए या वो बनाया जाए। बिल्कुल, आपसे बातचीत करने में तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे बातचीत करनी, लेकिन आज हमने डॉक्टर अरुण कुकसाल को सुना, सब संस्कृति, समाज और संस्कार हमारे अंदर कैसे पैदा हों। ऐसे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हमारे साथ आज जुड़े, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में किसी और शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।